नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से आज आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज हम यहीं से बताएंगे। तो रोज इसीलिए हम लेकर आते हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसमें हर वो खबर होती है जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त बिहार के वैशाली से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है बिजली की तारों की चपेट में डीजे ट्रॉली आ गई है और जिसके बाद 9 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया। आप देख सकते हैं डीजे ट्रॉली पर बैठे सभी 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। वैशाली के हाजीपुर में हुई, जहां पर ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर में यह हादसा हुआ। मरने वाले सभी लोग डीजे ट्रॉली के ऊपर सवार होकर के घाट जा रहे थे, जहां से जल लेकर के अपने गांव के मंदिर में जलाभिषेक करते, लेकिन उससे पहले ही डीजे ट्रॉली वहां से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई, जिसके बाद डीजे ट्रॉली में करंट आ गया और आग लग गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को फोन किया, लाइन कटवाई, तब जाकर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक 9 कांवड़ियों की मौत हो चुकी थी। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। डीजे ट्रॉली, हम देखते हैं हमेशा जो कांवड़िए होते हैं इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर डीजे के ऊपर बैठे हुए ये कांवड़िया बिजली के तार के चपेट में आ गए और बताया जा रहा है कि 9 कांवड़ियों की वहीं पर मौत हो गई। बाद में बिजली की लाइन कटवाई गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 11,000 की बिजली के तार में सपने से ट्रैक्टर की ट्रॉली सपने से ये घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। 2 लोग हैं, दूसरे सरस्वती इलाज चल रहा है। 2 लोग। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में है और इसे लेकर के संसद में बिल भी पेश हो सकता है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में तो यहाँ तक का शोर मचा कि 5 अगस्त की तारीख एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रही है। और आखिर ये जो नया बिल है उसकी अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर किस तरह से चाबुक चलने वाली है और साथ ही वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कैसे इस बिल के बाद लगाम लग सकती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। मुद्दों से जहन भटकाने के लिए रातों रात वक्फ अमेंडमेंट का बिल बगैर किसी सलाह मशवरे के लाया गया है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। चूंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। शुक्रवार शाम को जैसे ही ये खबर फैली कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, तो हलचल तेज हो गई और राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया। विपक्ष से लेकर मौलानाओं के बयान आने लगे। कोई देश के टूटने की चेतावनी देने लगा, तो कोई मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में जुटा रहा, तो कोई इसे हिंदुत्व का एजेंडा बताता रहा। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तो क्या हैदराबादी भाईजान जो कह रहे हैं वो सच होने वाला है? क्या वक्फ बोर्ड की मनमानी गुजरे जमाने की कहानी होने वाली है? दरअसल सियासी गलियों में शोर है कि मोदी सरकार वक्फ के अधिकारों पर कटौती करने के लिए संसद में आज नया बिल लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला बिल है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करेगी। वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है। अब जिन संपत्तियों पर वक्फ दावा करेगा उसका वेरिफिकेशन होगा। किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी शख्स के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच होगी। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर चाबुक चलने की यह खबर जैसे ही आई, सियासत के सभी सूरमा मैदान में उतर गए। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटिज पैदा हो जाना
और इससे और वक्फी प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार वक्त पे बुलडोजर चला देना चाहती है। सरकार इसको हड़प करना चाहती है क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है। वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। दरअसल देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद सबसे ज्यादा जमीनों पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को लेकर न सिर्फ मुस्लिम नेता बल्कि कुछ मौलवियों की ओर से भी बेतुका बयान देकर खतरनाक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों से छीन ली जाएगी, लिहाजा मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा। जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा, मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी, तब जाके इस सरकार से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये मुसलमान इसी तरह प्रताड़ित करती रहेगी, मुसलमानों को जलील करती रहेगी, मुसलमानों को हिंदुओं की नज़र में उनके दिल में नफरत फैलाती रहेगी और ये एक दिन ये आएगा कि ये देश इस नफरत की वजह से कहीं न कहीं टूट जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है और इसी के साथ वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ एक्ट में बदलाव की जरूरत क्यों है? असल में मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। सच्चर कमेटी भी कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। आरोप है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आरोप ये भी है कि वक्फ कई सरकारी संपत्ति पर भी अपना दावा करता है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार बिल लाने की बात कह रही है जिससे जमीनी संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके। पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। बीजेपी इस बदलाव को जनहित में लिया गया फैसला बता रही है, लेकिन हर बार की तरह इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी कई संशोधन किए गए हैं। संशोधन करना समय की मांग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसीज की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाले में आज महत्वपूर्ण दिन है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखना होगा आज का दिन मनीष सिसोदिया के लिए राहत लेकर आता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को आज उम्मीदें हैं। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसीज की ओर से जो केस दर्ज किया गया है उसमें जमानत की मांग की है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। दिल्ली एनसीआर में तो मौसम खुशगवार बना हुआ है, लेकिन राजस्थान की बूंदी की बात करें तो यहाँ कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर ये है, जहाँ भारी बारिश से बूंदी में सैलाब आ गया है। जी और सैलाब में गाड़ियां भी बहती हुई नजर आ रही है। इतनी जबरदस्त वहाँ पर बारिश हो रही है, सैलाब में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। भारी बारिश और सैलाब से हालात इतने बिगड़ गए हैं, नवल सागर झील ओवरफ्लो हो चुका है, जिस वजह से शहर में पानी आ चुका है। कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए कि जल प्रवाह कितना तेज है कि जो कुछ भी इसके साथ आ रहा है वो आगे बहता चला जा रहा है। हालात ये है कि घर और दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हो चली हैं और स्थिति ऐसी है कि अब दुकानें भी बंद करके, स्कूल बंद करके लोगों को अपने घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगियां बेहाल कर रखी हैं। तो आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा कुदरत का प्रकोप इस वक्त देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ जब अचानक से बाढ़ आ गई तो कैसे अफरा तफरी मच गई, लोग चीख पुकार करने लगे। देखिए रिपोर्ट। बारिश घनघोर है, पहाड़ का क्रोध है, पानी का शोर है। पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि अचानक सैलाब आ गया। फिर क्या था, हर तरफ पानी की धारा बहने लगी। कुदरत की विनाश लीला को तो देखिए, कैसे सैलाब तबाही मचाने के लिए मचल रहा है। नीचे मकान है और पहाड़ियों के ऊपर से पानी और मलबा बहकर नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से सिचलिंग गांव बाढ़ की जद में आ गया है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हर तरफ मलबा और बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में अचानक बाढ़ आने से जनजीवन पर असर पड़ा है। चांगुट नाला में अचानक बाढ़ आने से चांगुट से तिंगरेट तक सड़क बंद हो गई है। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बादल फटने की आशंका जताई है। ऐसे में खतरे को देखते हुए आज और कल स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उधर मध्य प्रदेश में भी मानसून अपने फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। पन्ना समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जी पन्ना जिले के कई गांव इस वक्त यहां पर बाढ़ की चपेट में हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदुस्तान का कोना कोना आसमानी आफत से कांप रहा है। भारी बारिश से देश भर में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। घर भी जल समाधि लेते हुए नजर आ रहे हैं और पानी के बीच जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। बाढ़ से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना की हैं, जहां एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। नॉनस्टॉप बारिश से पन्ना जिले में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पन्ना में नदी नाले के उफान पर आने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये पन्ना जिले का सिमरिया कस्बा है, जो चारों तरफ से बाढ़ से घिर चुका है। गांव के ज्यादातर लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ परिवार अब भी अपने घरों में ही थे। लेकिन वाटर लेवल बढ़ने से लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। 35 से ज्यादा लोग सैलाब में फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मोटर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पन्ना में गांव से लेकर शहर तक पानी का कहर है। यहां सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही है। भारी बारिश के चलते पन्ना कटनी मार्ग भी बंद हो गया है। भारी बारिश के दौरान अमूमन हम देखते हैं कि जो वाटरफॉल है उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग जबरदस्त संख्या में वहां पर पहुंचते भी हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर ले चलते हैं, जहां पर कैसे झरने के पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा रोमांचकारी है, ये नजारा अद्भुत है, ये नजारा अलौकिक है। नजारा इतना अद्भुत था कि वाटरफॉल भी शर्मा जाए। जी हाँ, यहाँ पानी का प्रहार है और लहरों का तूफान है।
जटाशंकर धाम में झरनों के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। एक तरफ झरने के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है तो वहीं भोलेनाथ के भक्त भी पवित्र जल से स्नान कर पापों से मुक्ति पा रहे हैं। ये अलौकिक दृश्य मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर मंदिर का है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि झरनों से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। झरने को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इंद्रदेव खुद भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हों। छतरपुर जिले में भी बारिश हो रही है। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम में बारिश के साथ नजारा मनमोहक हो गया। इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जटाशंकर मंदिर पहुंच रहे हैं। झरने से पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जटाशंकर धाम छतरपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ घना जंगल होने से यहाँ का दृश्य सदैव शानदार होता है। तो अगस्त में मानसून मध्य प्रदेश में जबरदस्त गदर मचा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से कटनी टू मंदसौर हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में तमाम नदी नाले उफान पर इस वक्त हैं। मंदसौर में उस वक्त एक किसान की सांसें अटक गई जब वो सैलाब के बीचों बीच फंस गया, लेकिन इस किसान की जान आखिर बची कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वीडियो डरावना है। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भयानक सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ पानी बुलेट की रफ्तार से बह रहा है और बीच मझधार में एक शख्स फंसा हुआ है। पानी की रफ्तार को देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। शख्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। डर के मारे वो छटपटाने लगा। तो वहीं दूर खड़े लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और शख्स को सैलाब में नहीं उतरने की सलाह दे रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि कदम आगे बढ़ाते ही जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। घटना की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची और फिर शुरू की ऑपरेशन जिंदगी। युवक तक मोटर बोट से पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि ये इलाका उबड़ खाबड़ था। ऐसे में एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी पहुंचाई गई और रस्सी पकड़कर बोट के जरिए 2 जवान शख्स के पास पहुंचे और फिर उसे सेफ्टी जैकेट पहनाकर बोट पर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शख्स अपने पशुओं के लिए घास लेने के लिए गया था। इस दौरान सैलाब आ गया और वो फंस गया। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में है। वलसाड़ जिले की बात करें तो वहां पर जो पानी है उसने सारी सीमाएं लांघ दी है। न सिर्फ इंसान बल्कि जो बेजुबान है वो भी बाढ़ की वजह से काफी परेशान है। तो वलसाड़ में कुदरत का प्रकोप क्यों कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जहां तक नजरें जाएं वहां पानी ही पानी है। खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। यहाँ तो सड़कों का तो नामो निशान तक नहीं है। इंसान तो इंसान, यहाँ बेजुबान भी परेशान है। इस तस्वीर को देखिए। अचानक सैलाब आने से कई भैंस बाढ़ में फंस गई, जिसके बाद किसान तेज बहाव के बीच पहुंचकर सभी भैंस को बाहर निकाला। देखिए यहाँ की स्थिति कितनी भयावह है। पानी के बहाव को देखकर सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई नदी बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो खेत दरिया हो गई है। जल तांडव की ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की है। वलसाड़ में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। औरंगा नदी का पानी कई गांव में घुसने से हजारों लोग बाढ़ में घिर चुके हैं। साउथ गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो वलसाड़ जिले के वापी में सबसे अधिक 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो बारिश की तस्वीरें तो आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए चलिए आपको दिखाते हैं एक लुटेरी दुल्हन की खबर। जी हाँ, दरअसल ये लुटेरी दुल्हन 7 बार शादी करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से 6 बार वो लूट करके ससुराल वालों से पैसे ऐंठती थी। लेकिन 7वीं बार जब उसने यही पैतरा आजमाने की कोशिश की तो वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। देखिए रिपोर्ट। शिकंजे में आई लुटेरी दुल्हन। वो शादी के जोड़े में आती थी और सब कुछ लूट कर फरार हो जाती थी। वो 6 बार शादी रचा चुकी थी और 7वें शादी की थी तैयारी। वो किसी और को अपना शिकार बनाती, उससे पहले ही वो खुद शिकार बन गई।
लुटेरी दुल्हन के साथ पुलिस ने गैंग के 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये सभी अब सलाखों की हवा खाएंगे। ये सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग का पर्दाफाश किया है। इससे पहले ये लुटेरी दुल्हन 6 बार शादी रचाकर लूट को अंजाम दे चुकी है। इन महिलाओं में लुटेरी दुल्हन कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस संगीन वारदात में ये तीनों महिलाएं अलग अलग किरदार निभा रही थीं। आरोपियों में दुल्हन के अलावा उसके माता पिता, बुआ और मुंह बोला मामा शामिल है। इनका घटनाओं का करने का तरीका ये था कि ये शादी का झांसा देके कुछ नगदी हासिल करते थे और फिर एक शादी का कार्यक्रम करके और उसमें जो इनको जेवर और अन्य सामग्री प्राप्त होती है उसको लेके ये फरार हो जाते थे। ये प्रकार की घटनाएं करते थे। दरअसल युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के 6 दिन बाद ही उसकी पत्नी 1 लाख नकदी और 90,000 रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई। और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो लुटेरी दुल्हन और उसके पूरे गिरोह के बारे में परतें खुलती गईं। 300 खबर आज चलिए आपको बताते हैं, जहां कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रूट पर खाने पीने वाले सामान बेचने वाले दुकानदारों के बाहर नाम लिखने के को लेकर जो निर्देश जारी किया गया था सरकार की तरफ से, उस पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया था और अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की थी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद बढ़ने पर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर से आज इस पर सुनवाई होने वाली है। अब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में दरअसल नेम प्लेट विवाद बढ़ने पर का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगाई थी अंतिम, जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए और नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था। देश में अलग अलग नैरेटिव गढ़कर नफरत फैलाने वाले अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम भी ऐसे लोगों को चुन चुनकर उन पर नकेल कस रही है। और देखिए, प्रेम के जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण का जो मामला है वो आए दिन सामने आता है। इसको लेकर के भी सरकार सख्त है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऐसे गुनहगारों पर कैसे कार्रवाई की गई है, देखिए रिपोर्ट में खबर। 3 शहर 3 गुनहगार, लेकिन तीनों का गुनाह बेहद संगीन है। यह है गुजरात के भरूच का अहमद पटेल, गुनाह हिंदुओं को दी गोमांस खाने की सलाह। यह है यूपी के मैनपुरी का वासिफ अंसारी, छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर एक लड़की को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। और ये तीसरा गुनहगार है बरेली का सलमान, जिसने एक नाबालिग को बहलाकर पहले धर्म परिवर्तन कराया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इन तीनों गुनहगारों की क्राइम स्टोरी भले ही अलग अलग है, लेकिन इनके गुनाहों के पीछे की हेट स्टोरी कमोबेश एक जैसी ही है। इनके संगीन गुनाहों का कैसे पर्दाफाश हुआ और फिर ये कैसे पुलिस के गिरफ्त में आए, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ले चलते हैं गुजरात के भरूच। भरूच के इस मुफ्ती अब्दुल अजीज अहमद पटेल उर्फ अहमद पटेल पर इल्जाम है कि इसने हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोकों की गलत व्याख्या की और गौ मांस खाने की गलत प्रेरणा दी। इतना ही नहीं, इस नफरती मौलाना ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के मकसद से श्लोकों की गलत व्याख्या पर्चे पर लिखी और उन पर्चों के जरिए गौ मांस खाने की सलाह दी। लेकिन ये भड़काऊ मौलाना कानून के शिकंजे से ज्यादा देर तक बच नहीं सका। भरूच पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। भरूच पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि क्या ये मौलाना अकेले इस साजिश को अंजाम दे रहा था या फिर ये किसी नेटवर्क से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तो वासिफ अंसारी नाम के इस गुनहगार ने दूसरे समुदाय की बीएससी की छात्रा को इतना परेशान किया कि लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वासिफ अंसारी आते जाते छात्रा से लगातार छेड़छाड़ करता था, छात्रा पर शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और ऐसा नहीं करने पर वीडियो वायरल करने और तेजाब डालने की धमकी दे रहा था। इन्हीं धमकियों से आजिज आकर छात्रा ने 29 जुलाई की रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। छात्रों के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वासिफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके पिता ने ये आरोप लगाया है कि एक वासिफ जोशी की मोहल्ले का रहने वाला है, वो उसको परेशान करता था और शादी का दबाव बनाता था और जिसके तनाव में आकर के मानसिक पीड़ा में उसने आत्महत्या कर ली है।
उनकी इस जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा गया है। बरेली के सलमान का गुनाह भी कमोबेश ऐसा ही है। सलमान पर एक नाबालिग हिंदू किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसका धर्म परिवर्तन कर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया।